गोलू मोलू की जादुई दुनिया। भाग एक, जादुई दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, छोटा सा, सुंदर सा और बहुत ही शांत। उसका नाम था रंगपुर। रंगपुर में रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, गोलू और मोलू। गोलू था बहुत ही चंचल, होशियार और सवाल पूछने वाला लड़का। हर चीज में उसे कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती थी। वहीं मोलू था थोड़ा डरपोक, लेकिन दिल का बहुत ही साफ। दोनों साथ में स्कूल जाते, खेलते, हंसते और कभी कभी शरारतें भी करते। एक रहस्यमयी दोपहर। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में, जब स्कूल बंद था और आसमान में बादल छाए हुए थे, गोलू और मोलू आम के बाग में खेल रहे थे। अचानक गोलू ने देखा, बाग के एक कोने में एक पुराना सा कुआं है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। अरे मोलू, ये कुआं मैंने पहले कभी नहीं देखा। गोलू चौंकते हुए बोला। अरे नहीं यार, वहां मत जा। दादी कहती हैं पुराने कुएं में भूत होते हैं। मोलू डरते हुए बोला। गोलू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और झाड़ियों को हटाते हुए कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के किनारे एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा था, जो खोजे वही पाए, जो डरे वो पछताए। मोलू, कुछ समझ आया तुझे? गोलू ने पूछा। ननन ही, चल न यार, घर चलते हैं। मोलू पीछे हट गया। लेकिन तभी कुएं से एक हल्की सी रोशनी निकली और गोलू को दिखा कि कुएं के अंदर एक सीढ़ी जा रही है, नीचे और नीचे, और एकदम शांत। गोलू बोला, चल न मोलू, एक बार देखते हैं क्या है नीचे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भाग लेंगे। मोलू मन ही मन बुदबुदाया, गोलू की वजह से आज तो मम्मी की डांट पक्की है, लेकिन दोस्ती के नाते चल पड़ा। कुएं के नीचे का रहस्य। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे अंधेरा था, लेकिन रोशनी की एक हल्की रेखा उन्हें खींच रही थी। और फिर अचानक, ठप, दोनों नीचे एक गोल चबूतरे पर गिर पड़े। चारों ओर दीवारें थीं, जिन पर अजीब चित्र बने थे, उड़ते हुए हाथी, तितली की सवारी करते बच्चे और पेड़ जो गाते थे। गोलू, ये सपना तो नहीं? मोरू फुसफुसाया। गोलू ने दीवार पर हाथ रखा, तभी एक गुप्त दरवाजा खुल गया, धड़ाम। दरवाजे के पीछे चमचमाती रोशनी थी। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचे, उन्हें एक जादुई आवाज सुनाई दी। स्वागत है साहसी बच्चों, तुमने जादुई दरवाजा खोज लिया है। अब तुम्हें मिलेगा वह जो सबके लिए छिपा रहता है। गोलू की आंखें चमक उठीं। मोलू की टांगें कांपने लगीं। प्रवेश जादुई दुनिया में। जैसे ही दोनों ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, चारों तरफ सब कुछ बदल गया। जमीन अब रेशमी घास से ढकी थी, आकाश रंग बिरंगा था और पेड़ बोल रहे थे, स्वागत है गोलू मोलू। हमें नाम कैसे पता? दोनों एक साथ बोले। तभी आसमान से एक झिलमिलाती परी उतरी, उसकी पंख चमक रहे थे और वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। मैं हूँ चिंकी परी। ये है जादुई दुनिया, जहाँ तुम दोनों को बहुत कुछ सीखना है, समझना है, और कुछ बचाना भी है। बचाना? किससे? गोलू ने पूछा। बड़बड़ राक्षस से। वो सब कुछ निगल जाना चाहता है, मिठाई, खिलौने और यहाँ तक कि सपने भी। चिंकी परी ने गंभीरता से कहा। पहली मंजिल खिलौनों की झील। चिंकी परी ने दोनों को उड़ते हुए झूले पर बिठाया और वे पहुंचे खिलौनों की झील पर। यह झील खिलौनों से भरी हुई थी। वहां बोलने वाले रोबोट थे, पानी में तैरती गुड़िया और हंसते हंसते झरना बनाते भालू। गोलू और मोलू की आंखें खुली की खुली रह गईं। पर ये सब असली हैं? मोलू ने पूछा। हाँ, ये सब जीवित खिलौने हैं, लेकिन इनका दिल रोशनी से चलता है। अगर बड़बड़ राक्षस की परछाई इन पर पड़ी तो ये सब कठोर पत्थर बन जाएंगे, चिंकी परी बोली। तभी झील में हलचल हुई। छपाक, छपाक, एक बड़ी छाया पानी में तैर रही थी। एक जोर की आवाज आई। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। मोलू डरकर गोलू के पीछे छिप गया। गोलू ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला जो उसने कुएं में पाया था। जैसे ही उसने वह पत्थर हवा में उछाला, उसमें से एक जादुई मकड़ी निकली जो रोशनी की किरणों से एक ढाल बना रही थी। गोलू, ये क्या कर रहा है? मोलू चिल्लाया। मुझे नहीं पता, शायद ये पत्थर जादुई था। गोलू भी हैरान था। चिंकी परी बोली।
ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी और तुमने साहस दिखाया। लेकिन आगे और भी कठिनाइयां हैं, मिठाई पहाड़, नीली गुफा और अंत में बड़बड़ राक्षस का किला। क्या तुम तैयार हो? गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हमेशा तैयार हैं, मोलू ने धीरे से कहा, थोड़ा डरे हुए। पर हाँ। अगले भाग में पढ़िए मिठाई पहाड़ और झब्बू बाबा की वापसी। जहाँ गोलू और मोलू पहुँचते हैं ऐसी जगह जहाँ चॉकलेट की नदियाँ बहती हैं और जलेबी के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ छिपा है एक रहस्य। भाग 2 मिठाई पहाड़ और झब्बू बाबा की वापसी। लगभग 5000 शब्द। भाग 2। गोलू और मोलू अब पूरी तरह से रोमांच के माहौल में डूब चुके थे। उनके सामने थी एक दुनिया जहाँ सपने हकीकत बन चुके थे। चिंकी परी ने झूले को फिर से उड़ाया और कहा, अब अगला पड़ाव है मिठाई पहाड़। वहां तुम्हें मिलेगा एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बड़बड़ राक्षस के रहस्य के पास ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, वहां सब कुछ मीठा दिखेगा, पर सब कुछ अच्छा नहीं होगा। गोलू ने मोलू की ओर देखा, क्या अब भी डर लग रहा है? मोलू ने आंखें मटकाई, थोड़ा। लेकिन अब तो मजा भी आ रहा है। चॉकलेट की नदियां और जलेबी के पेड़। जैसे ही झूला नीचे उतरा, सामने था एक विशाल पहाड़। पूरा पहाड़ मिठाइयों से बना हुआ था। नीचे बहती थी चॉकलेट की नदी, चारों ओर लगे थे जलेबी के पेड़। रेत की जगह थी रसमलाई की बर्फ, और हवा में उड़ रही थी गुलाब जामुन की गेंदें। वाह मोलू, देख, खा सकते हैं क्या? गोलू चहक उठा। पता नहीं, पर अगर ये सपना है तो मैं पेट भर खा लूंगा। मोलू ने बोलते ही एक पेड़ से रसगुल्ला तोड़कर खा लिया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी मिठाइयाँ खा रहा है? गोलू और मोलू ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल रसगुल्ला मानव खड़ा था, जिसका नाम था गोलूमाल मिठाई रक्षक। ये मेरी दुनिया है, बिना अनुमति मिठाई खाना मना है। गोलू ने फुर्ती से कहा, माफ कीजिए, हम यहाँ बड़बड़ राक्षस को रोकने आए हैं। हम गोलू और मोलू हैं, और चिंकी परी हमें भेज कर गई हैं। गोलूमाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, तो तुम वही बच्चे हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें झब्बू बाबा से मिलवाना है। वो मिठाई पहाड़ में रहते हैं अब। झब्बू बाबा की गुफा। गोलूमाल ने उन्हें एक गहरे गुलकंद झरने के पीछे ले जाकर एक गुफा दिखाई। वह पूरी तरह काजू कतली से बनी थी। अंदर एक बूढ़े बाबा ध्यान में बैठे थे, दाढ़ी रसगुल्ले जैसी सफेद और सिर पर नारियल की टोपी। ओहो बच्चों, तुम्हें आने में समय लगा। उन्होंने आंखें खोली। गोलू, आप हमें जानते हैं? झब्बू बाबा मुस्कुराए, मैं सब जानता हूँ। मैं जादुई दुनिया का संरक्षक था, लेकिन बड़बड़ राक्षस ने मुझे मिठाई पहाड़ में कैद कर दिया। अब तुम आए हो तो उम्मीद है। मोलू ने पूछा, पर वो राक्षस इतना ताकतवर कैसे हुआ? झब्बू बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि उसने 3 जादुई मोहरें चुरा लीं। एक की ताकत से वह अंधकार फैला सकता है, दूसरी से सपनों को निगल सकता है, और तीसरी से समय रोक सकता है। गोलू, तो हमें क्या करना होगा? बाबा, तुम्हें तीनों मोहरें ढूंढनी होंगी। पहली मोहर खिलौनों की झील के नीचे है, जहां तुम जा चुके हो। दूसरी इच्छा की गुफा में है, और तीसरी घड़ी का द्वीप में छिपी है। लेकिन याद रखो, बिना विश्वास के ये मोहरें नहीं मिलती। मोलू, पर इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढें? बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और वहां प्रकट हुआ एक छोटा चमकता हुआ जादुई नक्शा। लेकिन वह अधूरा था। हर जगह जाने के बाद नक्शा थोड़ा थोड़ा खुद खुलता जाएगा। झब्बू बाबा बोले, खतरा आता है। अचानक गुफा हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। बड़बड़ राक्षस को पता चल गया कि तुम उससे लड़ने आए हो। उसका पहला हमला होने वाला है मिठाई पहाड़ पर। बाबा चिल्लाए। गोलू और मोलू बाहर भागे, देखा कि चॉकलेट की नदियां उबलने लगी हैं और गुलाब जामुन आसमान से गिर रहे हैं जैसे बम। गोलूमाल ने कहा, मैं पहाड़ की रक्षा करूंगा, तुम लोग झब्बू बाबा के साथ नीचे सुरंग से निकलो। बाबा ने एक सीक्रेट सुरंग दिखाई जो उन्हें इच्छा की गुफा की ओर ले जाती थी। गोलू ने मोलू का हाथ पकड़ा और कहा, चल, अब तो मजा आएगा, मिशन शुरू हो गया है। मोलू ने कहा, हाँ, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंत में सुरंग अंधेरी थी,
लेकिन झब्बू बाबा की छड़ी रोशनी कर रही थी। पीछे से पहाड़ की हलचलें आ रही थीं। पर अब गोलू और मोलू के चेहरे पर डर नहीं, उत्साह था। आगे क्या होगा? क्या वे इच्छा की गुफा तक पहुंच पाएंगे? क्या उन्हें दूसरी मोहर मिल पाएगी? और बड़बड़ राक्षस कितना खतरनाक हो सकता है? अगले भाग में पढ़िए इच्छा की गुफा और सपनों की परीक्षा, जहां बच्चों को अपनी गुप्त इच्छाओं से जूझना होगा और अगर वे हार गए तो वे सदा के लिए खो सकते हैं। भाग 3, इच्छा की गुफा और सपनों की परीक्षा। गोलू, मोलू और झब्बू बाबा अब सुरंग के रास्ते इच्छा की गुफा की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बाबा की जादुई छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो रास्ता दिखा रही थी। मोलू ने फुसफुसाकर पूछा, बाबा, ये इच्छा की गुफा कैसी होती है? झब्बू बाबा बोले, यह कोई साधारण गुफा नहीं है बेटा। यहाँ तुम्हारी सबसे गुप्त इच्छाएं जिंदा हो जाती हैं और उन्हें पार करना आसान नहीं होता। गोलू मुस्कराया, मतलब हमें खुद से लड़ना होगा। ठीक कहा, बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। गुफा का प्रवेश द्वार। सुरंग से निकलते ही वे पहुंचे एक विशाल गुफा के सामने। दरवाजा किसी पुराने मंदिर की तरह दिखता था, बड़ा, रहस्यमय और सोने की नक्काशी से भरा। जैसे ही तीनों ने दरवाजा पार किया, उन्हें एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक बाबा रुक गए। अब आगे का रास्ता तुम दोनों को अकेले तय करना होगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, बाबा बोले। गोलू और मोलू ने एक दूसरे को देखा, फिर साहस बटोरकर गुफा में दाखिल हो गए। भ्रम का पहला कमरा। गुफा के अंदर पहला कमरा पूरी तरह धुंध से भरा था। वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गोलू को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। गोलू, घर चलो, तुम्हारी पसंदीदा खीर बनी है। मोलू को भी आवाज आई। मोलू, देखो, नया वीडियो गेम मिल गया है, चलो खेलते हैं। गोलू एक पल के लिए ठिठका, ये तो माँ की आवाज है। मोलू की आंखों में चमक आ गई, वीडियो गेम? हाँ, चलो। रुको, गोलू चिल्लाया, ये असली नहीं है। ये हमारी इच्छाएं हैं जो हमें रास्ते से भटका रही हैं। मोलू ने होश संभाला और अपनी आंखें बंद की। फिर बोला, नहीं, हम बड़बड़ राक्षस को हराने निकले हैं। तभी चारों तरफ की धुंध गायब हो गई और एक दरवाजा खुला। साहस की परीक्षा पास हुई। दूसरा कमरा, इच्छाओं का संसार। अब वे पहुंचे एक कमरे में जो किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। गोलू को वहां एक विशाल पुस्तकालय मिला जिसमें हर सवाल का जवाब था। मोलू को एक खिलौनों का शहर मिला जहां हर कोई उसकी बातें सुन रहा था और तारीफ कर रहा था। कमरे की दीवार पर लिखा था, जो यहाँ रह गया वह बाहर नहीं जा सकेगा। गोलू ने किताबों को छुआ और वह उड़ते हुए पन्नों में खो गया। मोलू खिलौनों के साथ हंसते हुए खेल रहा था। लेकिन तभी एक आवाज आई, यही चाहते थे न तुम? तो अब यहीं रहो हमेशा के लिए। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं। हवा भारी होने लगी। किताबें खुद को गोलू के चारों ओर लपेटने लगीं और खिलौने मोलू को पकड़कर एक रंगीन जेल में ले जाने लगे। गोलू को अपनी माँ की याद आई, मोलू को बाबा और चिंकी परी की बात याद आई। दोनों ने एक साथ जोर से चिल्लाया, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तभी सब कुछ रुक गया। किताबें पिघल गईं, खिलौने पत्थर बन गए और दरवाजा खुला। सपनों की परीक्षा पूरी हुई। तीसरा कमरा, जादुई दर्पण। अब वे पहुंचे गुफा के अंतिम कमरे में। वहां एक बड़ा चमकता हुआ दर्पण था, जैसे कोई जलता हुआ चांद जमीन पर हो। दर्पण के ऊपर लिखा था, देखो खुद को जैसे हो और खुद को स्वीकारो। गोलू ने जैसे ही उसमें झांका, उसने देखा कि वह डरपोक और अकेला लड़का है जो हमेशा दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। मोलू ने देखा कि वह हर चीज से डरता है और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। दोनों चौंक गए। मोलू ने कहा, क्या हम ऐसे हैं? गोलू बोला, शायद, पर हम बदल सकते हैं। मोलू ने गहरी सांस ली, हाँ, हम कमजोर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी ताकत है। जैसे ही उन्होंने अपनी सच्चाई स्वीकार की, दर्पण चमका और टूट गया और उसके अंदर से निकली दूसरी जादुई मोहर। एक सुनहरी गोली जैसी वस्तु जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, सच्चाई।
बाबा की वापसी। गोलू और मोलू जैसे ही बाहर आए, झब्बू बाबा उनका इंतजार कर रहे थे। तुमने कर दिखाया, बाबा बोले। गोलू ने मोहर उन्हें दी। बाबा ने उसे अपने लोटे जैसे थैले में रखा और बोला, अब बची है अंतिम मोहर, समय की मोहर, और इसके लिए तुम्हें जाना होगा घड़ी का द्वीप पर। मोलू ने आंखें फैलाकर पूछा, क्या वहां समय सच में रुक जाता है? बाबा गंभीर होकर बोले, वहां हर घड़ी कुछ कहती है, हर पल कुछ मांगता है। लेकिन अब बड़बड़ राक्षस तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। गोलू मुस्कराया, तो चलिए, अब तो हमें उसकी घड़ी बिगाड़नी है। अगले भाग में पढ़िए घड़ी का द्वीप और समय का जाल, जहां गोलू और मोलू समय की गति को तोड़ते हैं और करते हैं बड़बड़ राक्षस के किले की ओर अंतिम यात्रा की तैयारी। भाग 4, घड़ी का द्वीप और समय का जाल। गोलू, मोलू और झब्बू बाबा अब 2 जादुई मोहरें हासिल कर चुके थे। तीसरी और अंतिम मोहर पाने के लिए उन्हें जाना था सबसे रहस्यमयी जगह पर, घड़ी का द्वीप, जहां समय अपना नियम खुद बनाता है। चिंकी परी फिर प्रकट हुई। उसके हाथ में था एक चमचमाता कंपास। इस कंपास से ही घड़ी का द्वीप मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, वहां समय कभी तेज चलता है, कभी बिल्कुल रुक जाता है। जो समय को नहीं समझा वह उसमें खो जाता है। घड़ी की नाव। चिंकी परी ने उन्हें एक विशेष नाव दी, घड़ी की नाव, जो हर सेकंड पर एक चक्कर लगाती थी। नाव की चप्पू घंटी की सुइयों जैसे थे और उसकी सीटें घड़ी के पेंडुलम पर झूलती थीं। नाव जब समय की नदी में उतरी तो सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगा। सूरज ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे जा रहा था। बच्चे बूढ़े दिख रहे थे और बूढ़े कूद रहे थे जैसे बच्चे। फूल सुबह नहीं, रात को खिल रहे थे। मोलू ने डरते हुए कहा, ये जगह तो बिल्कुल अजीब है। गोलू बोला, मजा आ रहा है, लेकिन सतर्क रहो, समय यहाँ खेल खेलता है। द्वीप का प्रवेश। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, सामने था घड़ी का द्वीप। जमीन पर विशाल घड़ियां लगी थीं, जिनकी सुइयां हवा में घूम रही थीं। हर जगह घड़ियों की आवाजें थीं, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। द्वीप के बीचों बीच था एक विशाल टावर, कालमीनार। वहीं छिपी थी समय की मोहर। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। समय की पहली परीक्षा, उल्टा समय। एक पत्थर पर लिखा था, अब तुम जो करोगे उसका उल्टा होगा। चलोगे आगे, पहुंचोगे पीछे। गोलू ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत पीछे गिर गया। मोलू ने दौड़ना चाहा, लेकिन वह वहीं का वहीं चक्कर काटने लगा। झब्बू बाबा बोले, समय को जब उल्टा करना पड़े तो तुम्हें भी उल्टा सोचना होगा। गोलू ने तुरंत एक तरकीब निकाली, हमें पीछे की तरफ चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वे तीनों उल्टे उल्टे चलने लगे और सही दिशा में बढ़ते चले गए। मोलू हंस पड़ा, अब तो मुझे उल्टा चलना भी आ गया। समय की दूसरी परीक्षा, रुका हुआ पल। कालमीनार के पास एक और द्वार आया, जिसके ऊपर लिखा था, यहाँ समय रुक चुका है, जो रुका वही बचेगा। भीतर घुसते ही सब कुछ थम गया। पत्ते हवा में अटके थे, पानी की बूंदें बीच में लटक गई थीं। गोलू और मोलू की आवाजें भी गूंज नहीं रही थीं। गोलू ने देखा कि झब्बू बाबा भी एकदम स्थिर हो गए हैं। केवल गोलू और मोलू ही हिल पा रहे थे। ये क्या जगह है? मोलू फुसफुसाया। गोलू ने सोचा, शायद यहाँ हमें खुद को भी रोकना होगा। दोनों ने आंखें बंद की, सांसें रोक लीं और ध्यान लगाया। कुछ ही पलों में द्वार खुल गया और सब कुछ फिर से गति में आने लगा। झब्बू बाबा बोले, तुमने समय के ठहराव को समझा, ये परीक्षा पार कर ली। अंतिम परीक्षा, समय का प्रलोभन। अब वे पहुंचे कालमीनार के अंदर। वहां दीवार पर एक शिलालेख चमक रहा था, यहाँ तुम्हें वह समय दिखेगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, पर उस समय में फंस गए तो सदा के लिए वहीं रह जाओगे। तभी जादुई धुंध भरी दीवारें बनी और उनके सामने दिखने लगे पुराने पल। गोलू ने देखा, वह अपने जन्मदिन की पार्टी में है। सब दोस्त हैं, केक है और उसके पापा जो बाहर काम करते हैं वे भी मौजूद हैं। मोलू ने देखा, वह अपने पुराने पालतू कुत्ते टोनी के साथ खेल रहा है, जो अब नहीं रहा। गोलू की आंखों में आंसू आ गए, काश ये पल कभी खत्म न होता। मोलू ने भी टोनी को गले लगाते हुए कहा, मैं यहीं रह जाऊं। लेकिन तभी उन्हें झब्बू बाबा की आवाज सुनाई दी, यादों को जीना अच्छी बात है, पर उनमें खो जाना समझदारी नहीं।
गोलू ने खुद को संभाला। ये पल तो सुंदर हैं, पर हमें आगे बढ़ना है। मोलू ने भी सिर हिलाया। टोनी मेरी यादों में रहेगा, लेकिन मैं उसे गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। तभी धुंध हट गई और काल मीनार का शिखर चमक उठा। वहां हवा में तैर रही थी तीसरी और अंतिम मोहर, समय की मोहर। एक नीली रोशनी में लिपटी हुई मोहर जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। गोलू ने उसे थामा और अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। बड़बड़ राक्षस की चुनौती। बिजली कड़कने लगी। घड़ी का द्वीप कांप उठा। आसमान से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। तो तुमने तीनों मोहरें पाली? हाँ हाँ, अब आओ मेरी दुनिया में, अगर हिम्मत है। गोलू और मोलू ने ऊपर देखा। आकाश में एक विशाल काला भंवर बन चुका था। झब्बू बाबा बोले, अब समय है अंतिम युद्ध का। चलो बड़बड़ राक्षस की दुनिया, काला महल की ओर। अगले भाग में पढ़िए काले महल की लड़ाई और अंतिम जादू, जहां गोलू और मोलू तीनों मोहरों की शक्ति से करेंगे बड़बड़ राक्षस का सामना और तय करेंगे जादुई दुनिया का भविष्य। भाग 5, काले महल की लड़ाई और अंतिम जादू। गोलू, मोलू और झब्बू बाबा ने अब तीनों जादुई मोहरें साहस, सच्चाई और समय हासिल कर ली थीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उन्हें जाना था बड़बड़ राक्षस के अंधकारमय किले काले महल में, जहां बसी थी सारी जादुई दुनिया की दहशत और तबाही की जड़। काल भंवर की सवारी। चिंकी परी ने तीनों को एक चक्रवातनुमा भंवर की ओर इशारा किया जो हवा में तैर रहा था। यही रास्ता है काले महल का, परी बोली, लेकिन याद रहे अंदर सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो तीनों मोहरें साथ लाए और जिसका दिल सच्चा हो। झब्बू बाबा ने तीनों मोहरें अपनी जादुई छड़ी से एकत्र की और उन्हें गोलू की जेब में बदल दिया, एक चमकती हुई चमड़े की थैली में। फिर वे तीनों भंवर में कूद पड़े। चारों तरफ रोशनी, आंधी, बिजली और अंधकार था। गोलू ने मोलू का हाथ कसकर पकड़ा। तैयार हो? उसने पूछा। मोलू बोला, हमेशा। काले महल का दरवाजा। वे एक गगनचुंबी डरावने काले किले के सामने उतरे। दीवारें स्याह धुएं से ढंकी थीं और आसमान पर काले कौवे मंडरा रहे थे। दरवाजे पर 2 पत्थर के राक्षस खड़े थे। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, जो सच्चा है वही अंदर जाएगा, जो झूठ बोलेगा वही रह जाएगा। मोलू थोड़ा घबरा गया, लेकिन गोलू ने सीना तानकर कहा, हमने साहस दिखाया, सच्चाई स्वीकार की और समय की परीक्षा पास की है। हम बड़बड़ राक्षस से मिलने आए हैं। दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। किले के अंदर की भूल भुलैया। काले महल के अंदर एक बड़ी भूल भुलैया थी, जहां रास्ते खुद बदलते थे और दीवारें बातें करती थीं। हर रास्ता एक सवाल पूछता था, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए तो क्या तुम भी राक्षस बन जाओगे? क्या तुम दूसरों के लिए अपना सपना छोड़ सकते हो? अगर सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम दोस्तों को भूल जाओगे? गोलू और मोलू हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देते। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जब तक कि वे पहुंच न गए उस कक्ष में जहां बैठा था बड़बड़ राक्षस, विशाल, डरावना और स्याह धुएं से बना एक प्राणी। बड़बड़ राक्षस का रहस्य। बड़बड़ राक्षस की आंखें ज्वालामुखी जैसी जल रही थीं। वह बोला, तो तुम वही बच्चे हो जिन्होंने तीनों मोहरें हासिल की, लेकिन अब देखो मेरी ताकत। उसने जादुई बिजली चलाई जो हवा में दहाड़ती हुई आई, मगर गोलू ने साहस की मोहर उठाई और बिजली वहीं रुक गई। फिर राक्षस बोला, मैं तुम्हारी हर कमजोरी जानता हूँ। मैं तुम्हारे डर, लालच और क्रोध से बना हूँ। मोलू चौंका, क्या तुम हमारे अंदर के डर हो? झब्बू बाबा बोले, हाँ बेटा, बड़बड़ राक्षस कोई बाहर का राक्षस नहीं, वह हर बच्चे के अंदर का अंधेरा है, लेकिन तुम उसे जीत सकते हो। गोलू ने सच्चाई की मोहर को अपने दिल पर रखा और बोला, हाँ मैं डरता हूँ, पर मैं हार नहीं मानता। मोलू ने समय की मोहर उठाई और कहा, मैंने अपने पलों से सीखा है कि हर समय बीत जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बड़बड़ राक्षस चीखा, उसकी आवाज गड़गड़ाने लगी, शरीर कांपने लगा और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये संभव नहीं। तुमने मुझे पहचान लिया। और जब कोई अपने डर को पहचान लेता है, मैं मिट जाता हूँ। राक्षस का अंत और नई शुरुआत। बड़बड़ राक्षस गायब हो गया। काला महल उजाला बन गया।
उसकी दीवारें चमकने लगीं, कौवे सुंदर पक्षियों में बदल गए और किला एक जादुई महल में बदल गया, सुनहरा किला। चिंकी परी फिर प्रकट हुई, तुम दोनों ने जादुई दुनिया को बचा लिया। अब ये दुनिया फिर से हंसेगी, गाएगी और नाचेगी। गोलू और मोलू के गले में अब एक चमकता हुआ मेडल था, जादुई रक्षक। झब्बू बाबा मुस्कराए, अब समय है घर लौटने का। घर वापसी। एक चमकता हुआ द्वार खुला। वहां से उनके गांव की झलक दिख रही थी, वो घर, वो आंगन, वो आम का पेड़ और माँ की आवाज। गोलू बोला, मोलू ये तो सपना जैसा था। मोलू बोला, नहीं दोस्त, ये हमारी हिम्मत और सच्चाई की असली कहानी थी। दोनों ने झब्बू बाबा, चिंकी परी और सुनहरे किले को अलविदा कहा और चल पड़े अपने असली घर की ओर। समाप्त। लेकिन क्या सच में गोलू और मोलू की ये जादुई यात्रा खत्म जरूर हुई, लेकिन अब वे सिर्फ आम बच्चे नहीं थे। वे थे जादुई रक्षक जो जरूरत पड़ने पर फिर लौट सकते थे, क्योंकि जादू हमेशा हमारे अंदर होता है। भाग 6, घर वापसी और जादू की नई शुरुआत। गोलू और मोलू जादुई दुनिया को बचाकर अब अपने घर लौट आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ बदलाव दिलासा था। सुबह की नई किरण। सुबह जब गोलू की आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। खिड़की से हल्की सी धूप आ रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मोलू बगल वाले कमरे में था, खर्राटे मार रहा था जैसे हमेशा। लेकिन सबसे बड़ी बात, गोलू की जेब में वह चमचमाती थैली अभी भी थी, जिसमें तीनों जादुई मोहरें थीं। गोलू चौंक गया। क्या ये सपना था या सच? वह बुदबुदाया। तभी कमरे की दीवार पर वही सुनहरी तितली दिखाई दी जो पहली बार उन्हें जादुई जंगल में ले गई थी। गोलू मुस्कराया, नहीं, ये सपना नहीं था। ये तो हमारी कहानी थी और शायद ये अभी खत्म नहीं हुई। स्कूल में कुछ नया। अगले दिन जब दोनों स्कूल पहुंचे तो सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। टीचर बहुत शांत लग रहे थे। दोस्त उन्हें हीरो कहकर पुकार रहे थे, हालांकि किसी को नहीं पता था क्यों। गोलू और मोलू को बातें सुनाई देने लगीं जो आम बच्चे नहीं सुन सकते थे, जैसे पेड़ की सरसराहट, पंखुड़ी की फुसफुसाहट। मोलू ने कहा, गोलू लगता है हमारे पास अब भी थोड़ा जादू बचा है। गोलू बोला, हाँ, और शायद हमें इसका इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। झब्बू बाबा का संदेश। उस रात गोलू की किताब के बीच एक कागज का टुकड़ा मिला, वह टिमटिमा रहा था। उस पर लिखा था, जादू कभी खत्म नहीं होता, वह केवल तुम्हारे भीतर सो जाता है। जब दुनिया को फिर जरूरत होगी, जादुई रक्षक लौटेंगे। झब्बू बाबा। नीचे एक नक्शा बना था, उनके गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी घंटी वाली हवेली की ओर इशारा करता हुआ। गोलू और मोलू अगले ही दिन उस हवेली की ओर निकल पड़े। घंटी वाली हवेली और रहस्य। घंटी वाली हवेली अब टूटी फूटी थी, मगर जैसे ही उन्होंने नक्शे वाला पत्थर दबाया, जमीन हिली और नीचे एक सीढ़ी खुल गई। वे धीरे धीरे उतरे और पहुंचे एक भूमिगत गुफा में, जहां दीवारों पर पुराने जादूगरों की चित्रकारी थी। वहीं एक चौकोर पत्थर की मेज पर रखी थी एक जादुई किताब, रक्षकों का ग्रंथ। गोलू ने किताब खोली और पढ़ा। जो रक्षक बन चुका है वह कभी साधारण नहीं रह सकता। रक्षक की अगली यात्रा होती है दूसरों को बचाना, नए रक्षक बनाना। तभी किताब से एक हल्की सी रोशनी निकली और उनके सामने एक दर्पण जैसा द्वार बन गया। उसमें दिख रहा था एक और बच्चा, एक और शहर जहां अंधेरा बढ़ रहा था। नई जिम्मेदारी। झब्बू बाबा की आवाज फिर गूंजी, गोलू मोलू अब समय है दूसरों की मदद का। जादू सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, वह दूसरों की मुस्कान और हिम्मत बढ़ाने के लिए होता है। गोलू ने मोलू की ओर देखा, क्या तुम तैयार हो एक और सफर के लिए? मोलू बोला, हम तो अब रक्षक हैं और रक्षक कभी पीछे नहीं हटते। वे दोनों उस चमकते दर्पण में कदम रखते ही कहीं और चले गए। अगला भाग आएगा, जादूगरों की गिल्ड और नए रक्षक, जहां गोलू और मोलू करेंगे नए बच्चों को जादू सिखाने की शुरुआत और एक नई पीढ़ी को तैयार करेंगे आने वाले खतरे के लिए। भाग 7, जादूगरों की गिल्ड और नए रक्षक। अब गोलू और मोलू केवल दो दोस्त नहीं थे, वे बन चुके थे जादुई रक्षक। और अब उनका अगला मिशन था दुनिया भर में छिपे हुए बच्चों को ढूंढना, जिनमें छिपा है अद्भुत जादू और सच्चाई की ताकत। दर्पण द्वार से दूसरी दुनिया। जब दोनों दर्पण के अंदर पहुंचे तो वे एक तारों से भरे आसमानी शहर में उतर गए। वहां आसमान में उड़ती किताबें थीं,
और जादुई बगुले उन पर सवारी करते बच्चे। यह जगह थी गिल्ड ऑफ द यंग विजार्ड्स, यानी नन्हे जादूगरों की सभा। यहाँ वे सभी बच्चे थे जिन्होंने कभी सच्चाई, साहस या समय के लिए कुछ बड़ा किया था, भले ही उन्हें खुद न पता हो। उन्हें जादू सिखाया जाता था, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया जाता था कि जादू का असली मतलब है अच्छाई, मदद और दयालुता। नन्हे रक्षकों का प्रशिक्षण। गोलू और मोलू को अब शिक्षक की भूमिका दी गई। गोलू को सिखाना था जादुई सोच और दिमाग की शक्ति। मोलू को सिखाना था तेजी, हिम्मत और फैसले लेने की कला। उनके छात्र थे एक रुचि जो जानवरों की भाषा समझ सकती थी, 2 तनुज जो चित्रों में छिपे रहस्य देख सकता था, 3 निम्मो जो अपनी आंखों से सपनों की दुनिया में झांक सकती थी, 4 बिल्लू जो हर यंत्र को छूते ही उसे सुधार सकता था। गोलू और मोलू ने बच्चों को मोहरों की कहानियां सुनाई, झब्बू बाबा की सीख बताई और फिर सिखाया सच्चा जादू बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे अंदर होता है। खतरे की दस्तक। पर इस बार कहानी में फिर एक नया अंधेरा उभरा। शून्यलोक नामक एक रहस्यमय क्षेत्र से जादू चुराने वाले एक नकाबपोश व्यक्ति ने गिल्ड पर हमला कर दिया। उसका नाम था निराश। वह बच्चों की उम्मीदें और कल्पनाएं चुराकर उन्हें पत्थर में बदल देता था। एक दिन जब रुचि अकेली अभ्यास कर रही थी, निराश ने उसे घेर लिया। गोलू को जैसे ही पता चला, वह तुरंत मोहरों की थैली लेकर भागा। मोलू और बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़े। निराश से टकरा। गोलू बोला, तू बच्चों की उम्मीदें चुराकर खुद को ताकतवर समझता है। निराश हंसा, उम्मीदें कमजोरी होती हैं, मैं हर बच्चे से उसका सपना ले लूंगा। गोलू ने सच्चाई की मोहर उठाई। तू डरता है कि कहीं कोई बच्चा तुझसे बड़ा सपना न देख ले। निराश चुप हो गया। मोलू ने साहस की मोहर हवा में घुमाई। हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं दूसरों के लिए। फिर गोलू और सभी बच्चों ने मिलकर आशा का मंत्र पढ़ा। हम रक्षक हैं सच्चे दिल के, न डरेंगे न झुकेंगे, जहां उम्मीद है वहीं जादू है। एक रोशनी फूटी, निराश चिल्लाया और उसकी काली चादर उड़ गई। अंदर से निकला एक रोता हुआ बच्चा। हैरानी की बात थी, वह बच्चा कभी खुद एक छात्र था जिसे किसी ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि तू कभी जादूगर नहीं बन पाएगा। गोलू ने उसका हाथ पकड़ा, अब बन सकता है अगर दिल से कोशिश करे। निराश अब एक नया छात्र बन गया। नई शुरुआत और गिल्ड की शपथ। अब गिल्ड का पहला सत्र पूरा हुआ। गोलू और मोलू ने बच्चों को दी जादुई रक्षक की शपथ। हम सच के साथ रहेंगे, हम कल्पना को मरने नहीं देंगे, हम अपने डर को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। चिंकी परी, झब्बू बाबा और पुराने सभी रक्षक दिखे। अब ये गिल्ड तुम्हारे हाथों में है। अंत नहीं, अगली यात्रा की ओर। गोलू और मोलू एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मोलू बोला, यार हमने सोचा था बस एक बार की कहानी होगी, लेकिन ये तो किताब की तरह पन्ने बढ़ते जा रहे हैं। गोलू बोला, और हम हर पन्ने में कुछ नया सीख रहे हैं। अचानक गोलू की थैली से एक नया नक्शा निकला, इस बार समुद्र की लहरों की ओर इशारा करता हुआ। समुद्रलोक में जागा है प्राचीन जादू, समय कम है। गोलू और मोलू ने एक दूसरे को देखा। तो अगला भाग तैयार है? हमेशा। भाग 8, समुद्रलोक और लहरों का रहस्य। गोलू और मोलू की नई यात्रा शुरू होने वाली थी, इस बार पानी की दुनिया, रहस्यमयी समुद्रलोक की ओर। नक्शे का संदेश। रात को गोलू के सपने में झब्बू बाबा आए और बोले, समुद्रलोक में लहरें बेचैन हैं। एक पुरानी मोहर जाग रही है, जल की मोहर। केवल तुम ही उसे ढूंढ सकते हो, वरना लहरों की शांति टूट जाएगी। गोलू और मोलू ने गिल्ड के बच्चों को विदा कहा और निकल पड़े उस ओर जहां नक्शे ने इशारा किया था, नीलखाड़ी समुद्र। जलयान पर सफर। दोनों एक पुरानी नाव पर सवार हुए। नाव का नाम था नीलतरंग। नाव अपने आप चल रही थी। उसमें कोई इंजन नहीं था, कोई नाविक नहीं, लेकिन सामने एक चमकता हुआ कंपास था जो सिर्फ गोलू की जेब में पड़ी 3 मोहरों से जुड़ा था। चारों ओर नीला नीला पानी था और धीरे धीरे आसमान भी नीला होता जा रहा था। मोलू ने पूछा, गोलू अगर हम डूब गए तो? गोलू मुस्कराया, तब शायद हमें कोई जलपरी बचा लेगी। और जैसे ही उसने यह कहा,
पानी से निकली एक चमकदार मछली। फिर एक, फिर दो, और फिर एक सुनहरी दरवाजा समुद्र की सतह पर उभरा। समुद्रलोक का प्रवेश। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, वे पहुंच गए थे समुद्रलोक में, एक पूरी दुनिया जो पानी के नीचे थी लेकिन सांस लेना मुमकिन था। चारों ओर तैरते जेलीफिश, सांप जैसे समुद्री ड्रैगन, और तैरते महल। वहां एक विशाल शंख के ऊपर एक औरत बैठी थी जिसकी पूंछ मछली की थी और आंखें समुद्र जैसी गहराई लिए थीं। वह थी जलरानी नीलाशा। जलरानी का संदेश। नीलाशा बोली, गोलू मोलू, बहुत समय पहले 4 मोहरें थीं, सच्चाई, साहस, समय और जल। 3 तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन चौथी, जल की मोहर, अब भी घूमते भंवर में फंसी है। उसे निकालना आसान नहीं। वहां रहता है वराक, जल राक्षस। गोलू बोला, हम कोशिश करेंगे। मोलू ने कहा, हम रक्षक हैं। घूमता भंवर और वराक। गोलू और मोलू एक चमकती सीप की नाव पर सवार होकर पहुंचे घूमते भंवर के पास। पानी वहां गोल गोल घूम रहा था जैसे आसमान तक खींच जाएगा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पानी से निकला एक काला जल राक्षस जिसके 4 हाथ, चमकती लाल आंखें और बिजली जैसी फुर्ती थी। वह था वराक। वह दहाड़ा, कोई भी मोहर की रक्षा नहीं कर सकता। सब कुछ मेरा होगा। गोलू ने सच्चाई की मोहर उठाई। तू डरता है वराक, डरता है उस दिन से जब सच्चाई तुझे उजागर करेगी। मोलू ने साहस की मोहर फेंकी। उससे एक चमकती ढाल बनी जिसने वराक के हमले को रोका। लेकिन वराक शक्तिशाली था। उसने गोलू को पकड़ लिया और समुद्र की गहराई में घसीटने लगा। मोहर की जागृति। गोलू ने आंखें बंद की और अंदर से कहा, जल, तू जीवन है, तू शक्ति है। अगर तुझ में विश्वास हो तो तू रक्षा भी कर सकता है। तभी उसकी जेब से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और पानी के भीतर एक कमल जैसा, उसी फूल के अंदर थी चौथी मोहर, जल की मोहर। जैसे ही गोलू ने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश फैला। वराक की चीख सुनाई दी और वह धीरे धीरे बर्फ में बदल गया। समुद्रलोक में संतुलन। जल की मोहर के जागने से पूरा समुद्रलोक फिर से चमक उठा। तूफान शांत हो गए। मछलियां फिर से नाचने लगीं। और जलरानी नीलाशा ने सिर झुकाकर कहा, तुमने जल को उसकी गरिमा लौटाई है। गोलू और मोलू ने चारों मोहरों को एक जगह रखा और देखा, वे आपस में मिलकर एक नई आकृति बना रहे थे। एक तारा 5 कोनों वाला, लेकिन 5वां कोना खाली था। नीलाशा बोली, अब समय है 5वीं मोहर की खोज का। वह है आकाश की मोहर। वह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं। अगली उड़ान की तैयारी। गोलू ने ऊपर देखा, समुद्र की सतह के पार एक चमकता नीला आसमान दिख रहा था और अचानक पानी से निकला एक उड़ता हुआ जहाज जो तारों की ओर जाता था। गोलू बोला, मोलू, अब हमें आकाश की ओर उड़ना है। मोलू बोला, और शायद वहां हम मिलेंगे झब्बू बाबा से फिर से। भाग 9, आकाशलोक और 5वीं मोहर की खोज। अब तक गोलू और मोलू ने 4 अद्भुत मोहरें प्राप्त कर ली थीं, सच्चाई, साहस, समय और जल। पर अभी एक अंतिम रहस्य बाकी था, आकाश की मोहर। यह मोहर उन्हें तभी मिलेगी जब वे त्याग, सेवा और सबसे कठिन निर्णय लेने की परीक्षा में सफल होंगे। तारामाया यान की उड़ान। जैसे ही समुद्रलोक से बाहर निकले, एक चमकदार अंतरिक्षयान उनका इंतजार कर रहा था जिसका नाम था तारामाया। वह कोई साधारण यान नहीं था। यह सिर्फ उन लोगों को उड़ाता था जो अपने मन में स्वार्थ का भार छोड़ दें। मोलू ने पूछा, अगर हमारे मन में जरा भी लालच होगा तो? गोलू बोला, तो यान उड़ेगा ही नहीं। दोनों ने आंखें बंद की, अपने डर, लालच और जिद को पीछे छोड़ा और तभी तारामाया तेजी से आकाश की ओर उड़ चला। आकाशलोक की पहली झलक। आकाशलोक कोई एक जगह नहीं था। वह एक तारों की दुनिया थी जहां ग्रह बोलते थे और चांद पर चलने वाले जीव कविता गाते थे। वहां आसमान में एक पुल बना था, इंद्रधनुष से भी सुंदर, और वो ले जा रहा था गोलू और मोलू को एक बड़े गोल मंच तक। उस मंच पर बैठे थे पंचबुद्ध, 5 प्राचीन आकाश रक्षक। उनमें से एक बोला, तुम 4 मोहरों के रक्षक बन चुके हो, पर 5वीं मोहर सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपनी सबसे प्रिय चीज को त्याग दे। परीक्षा, आत्मबलिदान।
गोलू और मोलू को अब एक जादुई दर्पण के सामने ले जाया गया। दर्पण ने दिखाया गोलू को वह समय जब उसने पहली बार झब्बू बाबा से ज्ञान मांगा था, मोलू को वह पल जब उसे पहली बार उड़ने की शक्ति मिली, और दर्पण ने पूछा, अगर तुम 5वीं मोहर चाहते हो तो तुम्हें इनमें से किसी एक चीज को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, अपनी ताकत या अपनी यादें। गोलू सोच में पड़ गया। अगर उसने अपनी यादें छोड़ दी तो उसे मोलू, झब्बू बाबा और सारी यात्राएं याद नहीं रहेंगी। मोलू ने दबी आवाज में कहा, अगर मैं उड़ नहीं सका तो शायद अगली यात्रा में कुछ न कर पाऊं, लेकिन अगर तुम्हें याद न रहे कि हम दोस्त हैं तो सब व्यर्थ होगा। गोलू मुस्कराया, तो तय है मैं अपनी शक्तियां छोड़ता हूं। मोलू बोला, और मैं अपनी उड़ान। दोनों ने बलिदान कर दिया। और तभी दर्पण के भीतर से चमकी एक 5वीं मोहर। आकाश की मोहर, चमचमाती, हल्की, लेकिन सबसे शक्तिशाली। पंचमोहर की संगठित शक्ति। जैसे ही 5 मोहरें एक साथ आईं, आसमान में एक नई आकृति बनी। रक्षक तारा, एक प्रतीक जो अब गोलू और मोलू की छाती पर चमकने लगा। अब वे केवल मोहर के रक्षक नहीं थे, वे थे कल्पनालोक के नए संरक्षक। आकाशलोक के पंचबुद्ध बोले, अब तुम तैयार हो अंतिम यात्रा के लिए, जो तय करेगी कल्पनाओं का भविष्य। पर एक चेतावनी है, जहां तुम्हें जाना है वहां से कई लौट नहीं पाए। नई चुनौती की दस्तक। जैसे ही गोलू और मोलू वापसी के लिए यान में बैठे, तारामाया ने अपना रंग बदल लिया। स्क्रीन पर एक नई दिशा चमकी। छायालोक, अंधकार की एक दुनिया जहां भूले बिसरे सपने, अधूरे विचार और डर की परछाइयां कैद होती हैं। यहीं से उठ रही थी काली धुंध जो कल्पनाओं की दुनिया को ग्रस रही थी। मोलू ने पूछा, क्या हम तैयार हैं? गोलू बोला, अब हम सिर्फ 2 दोस्त नहीं, हम रक्षक हैं, और रक्षक कभी पीछे नहीं हटते। झब्बू बाबा की झलक। तभी तारामाया की दीवार पर एक रोशनी उभरी। वह थे झब्बू बाबा। मेरे वीरों, अब अंतिम द्वार खोलने का समय है। छायालोक में तुम्हें न केवल लड़ना होगा बल्कि अपने भीतर झांकना भी होगा, क्योंकि सच्चे रक्षक वही होते हैं जो अंधेरे में भी खुद को पहचान लें। भाग 10, छायालोक और अंतिम युद्ध। छायालोक की दुनिया। तारामाया यान ने जैसे ही छायालोक के काले घने धुंध से घिरे द्वार को पार किया, गोलू और मोलू के सामने एक अजीब सी दुनिया खुली। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यहाँ हर चीज धुंधली और अधूरी लग रही थी। पेड़ अधखुले पत्तों से झुक रहे थे, हवाएं धीरे धीरे एक डरावनी सी फुसफुसाहट कर रही थीं, और चारों ओर परछाइयों के प्रेत तैर रहे थे जो उनके हर कदम पर निशाना साध रहे थे। डर की परछाइयां छायालोक की सबसे बड़ी ताकत थी। यहाँ के डर, असफलताएं और भूले हुए सपने सच में जिंदा हो जाते थे। गोलू ने फुसफुसाया, मोलू, हमें अपने डर से लड़ना होगा। ये परछाइयां हमारी कमजोरियां हैं। मोलू ने सिर हिलाया, हमारी सोच से बाहर निकलना होगा। सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से लड़ना होगा। दर्पण गुफा। एक पुरानी गुफा के अंदर गोलू और मोलू को एक विशाल दर्पण मिला। दर्पण ने दोनों के भीतर के सबसे गहरे डर और दुश्मन को बाहर निकाल दिया। गोलू ने देखा उसका डर था कि वह अकेला रह जाएगा बिना किसी दोस्त के। मोलू ने देखा उसका डर था कि वह कभी उड़ नहीं पाएगा और हमेशा नीचे रह जाएगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दोस्ती की ताकत। गोलू ने कहा, हम अकेले नहीं हैं, मोलू। मोलू ने जवाब दिया, और हम उड़ने के लिए केवल पंखों पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपने दिल पर भरोसा करते हैं। उनके हाथों से निकलती एक चमकदार रोशनी ने छायालोक की धुंध को तोड़ दिया। परछाइयां गायब हो गईं और वातावरण साफ हो गया। काली धुंध का सामना। लेकिन तभी एक विशाल काली धुंध छायालोक का अधिपति ने खुद को प्रकट किया। वह था धर्मराज, जो लोगों के डर और झूठ को अपने दास बनाता था। धर्मराज ने कहा, तुम लोग कितने कमजोर हो, मैं तुम्हारे डर को और बढ़ा दूंगा। गोलू और मोलू ने मोहरों को कसकर पकड़ लिया। अंतिम युद्ध। मोहरों की शक्ति से गोलू और मोलू ने अपने भीतर की रोशनी जगाई। सच्चाई की मोहर ने धर्मराज की झूठी कहानियों को तोड़ा। साहस की मोहर ने उनके डर को मात दी। समय की मोहर ने उन्हें अपने बीते पलों से सीखने की शक्ति दी। जल की मोहर ने उनकी भावनाओं को स्थिर किया।
और आकाश की मोहर ने त्याग और सेवा की शक्ति दी। विजय और पुनर्निर्माण। भ्रमराज की काली धुंध छिन्न भिन्न हो गई और छायालोक की धुंधली दुनिया में रंग भरने लगे। सपनों और उम्मीदों की नई किरणें निकली। गोलू और मोलू ने महसूस किया, सच्चा साहस अपने डर को पहचानना और उसे पार करना है। कल्पनालोक का भविष्य। अब 5 मोहरों के साथ गोलू और मोलू ने कल्पनालोक को बचा लिया। वे न केवल वीर थे बल्कि समझदार भी। झब्बू बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दिखा दिया कि असली शक्ति दिल से आती है। भाग 11, नया सूरज और अनंत यात्रा। कल्पनालोक में नया सूरज। छायालोक की काली धुंध हटने के बाद कल्पनालोक में पहली बार बहुत समय बाद नया सूरज उगा। सूरज की किरणें पूरे लोक में फैल रही थीं, हर कोना चमक रहा था। गोलू और मोलू खड़े थे उस धूप के नीचे, महसूस कर रहे थे नई उम्मीद और नई ऊर्जा। नया संदेश। झब्बू बाबा ने गोलू मोलू को बुलाया और कहा, तुम्हारे साहस और त्याग ने कल्पनालोक को बचाया है, लेकिन ये अंत नहीं है। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं और हर यात्रा एक नए आरंभ की तरह होती है। नई खोज की शुरुआत। गोलू ने पूछा, क्या अगली मंजिल है बाबा? झब्बू बाबा मुस्कुराए, यहाँ से बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां कल्पनाएं अब भी सो रही हैं, अज्ञात लोक में। मोलू बोला, क्या हम तैयार हैं? गोलू ने उत्तर दिया, हर कदम एक नई कहानी है। अनंत यात्रा का यान। तारामाया यान फिर से चमक उठा, इस बार और भी शक्तिशाली। गोलू और मोलू उस पर चढ़े और यान ने अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे की ओर उड़ान भरी। अज्ञात लोक की खोज। अज्ञात लोक ऐसी जगह थी जहां सपने और हकीकत मिलते थे। वहां तैरते थे रंग बिरंगे बादल, पहाड़ थे जो बोलते थे और नदियां बहती थीं गीतों के साथ। नए दोस्त और नए साहस। गोलू और मोलू ने वहां नए दोस्त बनाए, जैसे चमकीली तितली, मस्ती भरा बंदर और धुआं ड्रैगन। उन्होंने सीखा कि हर दोस्ती एक नई ताकत है और हर नई चुनौती एक नया सबक। अनंत यात्रा जारी। गोलू ने कहा, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी मोलू। मोलू बोला, और यही तो मजा है। कहानी जारी रहेगी, जहां गोलू और मोलू की दोस्ती और भी गहरी होगी और कल्पनालोक की नई कहानियां जन्म लेंगी।